वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पिछले क्लासेस में जो डिस्कशन किए हुए हैं उसको थोड़ा विस्तार रूप देते हैं। ओके, we were talking about users of accounting information. Who are the users for accounting information? And we had done about there are broadly two users of accounting statement. They are external users and internal users. ठीक है, एक तो कंपनी के अंदर के लोग हैं और एक कंपनी के बाहर। कंपनी के बाहर कौन कौन होता है? इन्वेस्टर होता है, क्रेडिटर जो हमें उधारी देता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट होता है, कंज्यूमर जो सामान लेता है, और जो रिसर्च करता है, रिसर्च स्कॉलर्स। और कंपनी के अंदर तीन लोग होते हैं। पहला होता है ओनर, दूसरा होता है मैनेजमेंट और तीसरा होता है उस कंपनी के एम्प्लॉय। आज जो हम बात करेंगे, अच्छा फिर हमने बात किया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के कितने ब्रांच हैं। पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हिस्सा है, लेकिन हम फाइनेंशियल पार्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि कॉस्ट और मैनेजमेंट की तरफ हमारे इस चैप्टर पे। अच्छा, आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग का रोल क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या महत्व है, वो क्या किरदार प्ले करता है अपने काम में। जब इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, हाउ गुड और बैड इज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस, हमको अकाउंटिंग क्या बताता है। अकाउंटिंग हमको क्या बताता है कि हमारा जो व्यापार है, हम जो व्यापार कर रहे हैं वो कितना अच्छा है और कितना खराब है, कितना अच्छा है और कितना खराब है। ठीक, वो चल रहा कैसा है। हम 10 रुपये का चीज़ को 9 रुपये में बेच रहे हैं तो वो खराब काम कर रहा है, और 10 रुपये का चीज़ को 11 रुपये में बेच रहे हैं तो दैट बिजनेस इज डूइंग गुड। ठीक है। हैज़ द बिजनेस एक्टिविटी रिजल्टेड इन प्रॉफिट और लॉस। ये अकाउंटिंग का रोल क्या है, ये हमको ये भी बताता है कि बिजनेस एक्टिविटी, हम जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा हमको नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमें नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हमारे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, हमारे बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हमारे व्यापार को नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हाउ वेल द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस है परफॉर्म्ड इन द पास्ट। मैंने पहले कहा था आपको कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अपन बोले परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अंदर में क्या चुनौतियों का सामना किया है, उन्होंने गए साल में से अब की साल क्या ज़्यादा काम किया है कि क्या कम काम किया है, क्या चीज़ों की बदलाव, किन चीज़ों की बदलाव की बहुत ज़रूरत है ऐसे डिपार्टमेंट पे। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग रोल क्या है, यही चीज़ तो सब बताएगा। उसके बाद क्या आता है, हम जितना काम कर रहे हैं उसमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। मान लीजिए रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा जी का 100 काम है, वो गाड़ी भी बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, वो उनका जो जितने भी काम है वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। उनमें से जैसे मान लीजिए कौन सा ऐसा एक्टिविटी है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी, चाहे वो TCS सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे वो मोटर व्हीकल कंपनी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपनी हो, कौन सा उनको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ बताता है हमको अकाउंटिंग। आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विच शुड बी डिसकंटिन्यूड एंड द प्रोडक्ट ऑफ विच कॉमोडिटी शुड बी इंक्रीज्ड। मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे कंपनी रतन टाटा जी बना रहे हैं गाड़ी वो बना रहे हैं 100 पीस, बिक रहा है 10 पीस।
ठीक है। तो वैसे प्रोडक्ट को हमको क्या करना चाहिए, उनका प्रोडक्शन हमको कमाना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं 10 मेगावाट का और खपत चाहिए 100 मेगावाट का, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी पे प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा अकाउंटिंग में यही हमको पता चलेगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को हमको डिसकंटिन्यू करना चाहिए या प्रोडक्शन कम करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, ठीक है, या कौन सी कम्युनिटी में कौन से प्रोडक्ट को हमको बढ़ाना चाहिए। ये हमारा रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या बताता है, ये चीज़ बताता है, ठीक है। वेदर टू बाय कंपोनेंट फ्रॉम द मार्केट और टू मैन्युफैक्चर द सेम। अब एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी में जो चक्का लगता है, जो टायर लगता है, इस चीज़ को हम खुद मैन्युफैक्चर करें। अगर हमारी गाड़ी बनाने की कंपनी है तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उस स्पेयर पार्ट्स को हम बाहर से खरीदें और लगवाएं कि हम उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल लें। हमको कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा अकाउंटिंग डिसाइड करेगा, ठीक है। वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रीजनेबल और एक्सपेंसिव। हमारा जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस प्रोडक्शन करने में जो हमको खर्च लग रहा है, प्रोडक्शन करने में हमें जो खर्च लग रहा है वो रीजनेबल है कि नहीं, किया हम ज़्यादा दे रहे हैं। मान लीजिए स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए कोई भी एक स्टैंडर्ड होती है, जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए ये बोला जाता है कि उसमें इतना % मॉइस्चर होता है, इतना % ये होता है। दे आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर कि उसको कैसे कि हम बोलेंगे कि हाँ ये सही छड़ है, ठीक है। जैसे सोना है, उसको बोलते हैं 24 कैरेट सोना है, 22 कैरेट सोना है, 20 कैरेट सोना है, ठीक है। तो कैरेट क्या है, वो उसका मिलावट का बात करता है, ठीक है। तो वैसे ही एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में पहुंचने के लिए, उस प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए हमारा जो खर्चा है वो रीजनेबल है कि एक्सेसिव है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। ये सब का डिसीजन हमको कौन देगा, अकाउंटिंग देगा। What has been the impact of existing policies on the profitability of the business? हम गए साल में मान लीजिए 5% का प्रॉफिट किए थे, हम गए साल में 5% का प्रॉफिट किए थे। इस साल में एग्जिस्टिंग पॉलिसी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर हम उसे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिसी था जिसको हमने चेंज कर दिया कि हम ये नियम को फॉलो नहीं करेंगे, ये रूल सेट ऑफ रूल्स को हम जो स्टैंडर्डाइज किए थे, इस सेट ऑफ रूल्स को हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे और कुछ सेट ऑफ रूल्स को हम स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो उस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमारे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी में जो मान लीजिए 5% था वो या 6% हुआ कि 4% हुआ, मतलब 5% से गए साल में से बढ़ा है कि गए साल से घटा है, वो हमें कौन बताएगा, यही अकाउंटिंग बताएगा। What are the likely results of new policy decision on further earning capacity of the business? न्यू पॉलिसी डिसीजन जो हमने लिया, उसका फ्यूचर कैपेसिटी क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हम जो नया पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हैं, हम नया पॉलिसी जो मार्केट पे ला रहे हैं, उस पॉलिसी की वजह से हमारा फ्यूचर प्रॉफिट कहाँ पहुँच रहा है। In the light of past performance of the business, how should it plan for future to ensure desired result? पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा है, फ्यूचर में और क्या कर सकता है। आज कोई कंपनी खड़ा हुआ है, मान लीजिए टाटा की कंपनी है, टाटा की ऑटोमोबाइल कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो आज पास्ट परफॉर्मेंस का उसका क्या रहा और आज मान लीजिए क्या परफॉर्मेंस है। कल एक नया गाड़ी लॉन्च करता है तो उसका क्या परफॉर्मेंस होगा।
इन द लाइट ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस के मद्देनजर रखते हुए आज बिजनेस क्या कर रहा है और उसका फ्यूचर प्लान क्या है, आगे वो क्या करेगा। ठीक है, दीज आर द बेसिस रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आप रोल, अकाउंटिंग का रोल क्या है, अकाउंटिंग ये सबको डिस्क्राइब करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ तो हमारे लिए करता है अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अकाउंटिंग में क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। कुछ सेट ऑफ रूल्स के बारे में हम बात किए थे, कुछ सेट ऑफ रूल्स ICAI ने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फ्रेमवर्क बनाया है जिसको हम गैप बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करके हम अपना वर्किंग करते हैं। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग परमिट्स अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट हम देना चाहते हैं एक ट्रांजैक्शन को, वो हमारे बुद्धित्व पे डिपेंड कर रहा है, हमारे सोच पे डिपेंड कर रहा है कि उसको हम कैसे करें। ठीक है, वो बोलता है कि तुम्हारा जो सोच है वो उस हिसाब को भी वो परमिट करता है, जो कि सेकंड पॉइंट में बोला गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुआ है, पर्सनल जजमेंट की वजह से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज पर्सनल जजमेंट की वजह से भी इन्फेक्ट होता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन मनी। अभी जैसे मान लीजिए कोई एक हमारा मैनेजमेंट पे एक बहुत तगड़ा बंदा है, ठीक है, बंदा है, बंदी है, एक तगड़ा बंदा बंदी जो भी अपना वर्किंग कर रहा है, उनका नॉलेज को क्या अकाउंटिंग कर सकते हैं, उनके नॉलेज को हम अकाउंट्स में डाल सकते हैं। वो जो डिज़ाइन सोच सकते हैं या वो जो मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और जो अपना राय दे सकते हैं, या उसको क्या हम मॉनेटरी फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इग्नोर्स इंपॉर्टेंट नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर करता है। देन टू इज व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। टाइमली इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड नहीं करता है, इसके बारे में आप सोचिए। फाइनेंशियल अकाउंट हम कब बनाते हैं, ईयर एंड। हम तो पहले बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग करने के बाद ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमको जिस समय दरकार उस समय नहीं देगा। मान लीजिए 1/4 से 31 दिन के अंदर जो हम हिसाब किया है वो हमको 31 दिन के बाद ही मिलता है। जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है, एक्सट्रीमली सॉरी, जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलता है उसका हमको लेट ही होता है, हमको मिलने में लेट होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, डिटेल एनालिसिस नहीं था। जैसे मान लीजिए अपन बोले, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, रेशियो एनालिसिस, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देता है। तो वो डिटेल एनालिसिस जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको नहीं मिलता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। क्या होता है, हम हमारा एक सोर्स आता है, हम जो पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, हम जो पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं 31/3 में। 31/3 में एज ऑन डेट रहता है, लेकिन हमको वो प्रेजेंट वैल्यू का डिस्क्लोजर देता है क्या, नहीं देता। तुम्हारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है तुम्हारे बिजनेस पे, और अपने बिजनेस पे ले अपन एक लैंड एंड बिल्डिंग है, हम उसको खरीदे थे 15 साल पहले। 15 साल में उस ज़मीन की कीमत थी 10,000 रुपये। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10,000 रुपये दिख रहा है, बट आज जब 10 साल बीत चुका है उस ज़मीन का वैल्यू हो गया 1.5 करोड़ रुपया। तो हम तो अपना फिक्स एसेट को 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम तो हमारे फिक्स एसेट को 10,000 रुपये दिखा रहे हैं ना। तो आज जो 1.5 करोड़ रुपया हो गया है उस ज़मीन का वैल्यू को, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। वो बिजनेस में हमारा प्रेजेंट वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। दैट इट सेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट डिस्क्लोज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग करने के लिए हम जो अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग करने का 2 मेजर क्राइटेरिया को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन इज द कैश सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम को एक्रूअल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, कैश सिस्टम में क्या होता है,
जो एक्चुअल कैश रिसीट है, जो एक्चुअल कैश पेमेंट है, खाली उन्हीं को ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होता है, जो एक्चुअल कैश रिसीट है और एक्चुअल कैश पेमेंट है, उन्हीं को ही हम लिखते हैं। क्रेडिट में खरीदा हुआ या क्रेडिट में बेचा हुआ चीज़ को हम नहीं लिखते अनलेस एंड अनटिल वो एक्चुअल में हमको रिसीव हो गया और हमने या तो पेमेंट कर दिया, एक्चुअल में हमने वो अमाउंट को रिसीव किया हो या पेमेंट किया हो। उधारी खाता हम नहीं लिखते। उस जैसी जगह में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। जैसे ये कैश बेसिस सिस्टम जनरली कौन अडॉप्ट करता है, ये कौन करता है, क्लब, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल लाइक लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये लोगों एक कैश सिस्टम अकाउंटिंग के बेस्ट एग्जांपल हैं। ये लोग क्या होता है, कैश सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। ये सिस्टम जो होता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, कैश सिस्टम होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं लिखता, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग दिखाता नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं दिखाता है। जैसे मान लीजिए घर भाड़ा है, हमने एक रेंट पे लिया है, हम रेंट मान लीजिए 10,000 रुपये पेमेंट किए हैं, लेकिन वो रेंट क्या था, हमको 1,000 रुपये महीने में देना था, तो 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग हमको देना है, हमको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देना है, लेकिन 2,000 रुपये वो क्या है, इसी साल का खर्चा है। लेकिन वही कैश सिस्टम में हम वो 2,000 को बुक नहीं करते, हम खाली 10,000 रुपये को ही बुक करते हैं एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो इस रीज़न से अगर आप 12,000 का खर्चा को आप 10,000 रुपये बुक्स में दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको आपका प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पता नहीं चलेगा, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू गेट द प्रॉपर फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वेयर एज इन मर्केंटाइल सिस्टम क्या होता है, मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है, जिस पीरियड से जिस तक मैं एक्चुअल रिसिप्ट, एक्चुअल पेमेंट, कैश इनकम रिसीवेबल, एक्सपेंस पेएबल, सब चीज़ जो है सब चीज़ को, एडवांसेस को शो किया जाता है, आउटस्टैंडिंग को शो किया जाता है, हमको किसको कितना रुपये देना है, किससे कितना रुपये लेना है, वो चीज़ दिखाया जाता है। उस पीरियड को मान लीजिए 1/4 से 31 दिन का हमारा बुक्स बनता है, तो 1/4 से 31 दिन में जो इम्पैक्ट आएगा, जो कैश में आपने लिया वो तो अलग चीज़, जो इम्पैक्ट है इस पीरियड का इम्पैक्ट को भी लिया जाएगा। ये पूरा रिकॉर्ड बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड बेस्ड, जिसमें हमको पूरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है। और हम मर्केंटाइल सिस्टम को बोलते हैं इट शोज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मर्केंटाइल सिस्टम क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। इस टॉपिक के साथ आपका यूनिट 1 का पार्ट खत्म हो गया है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हमारे टीचिंग्स आपको समझ में आते हैं या आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि सबको डिटेल एजुकेशन मिल सके या ज्ञान मिल सके। आप हमें भी दें, हम भी इंसान हैं, आप भी रखें। आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे जो भी अपलोड्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देखें। और काइंडली जो भी आपके मन में है आप बेझिझक बोले, हम कोशिश यही रखेंगे कि आपको कैसे और ब्रीफली डिटेल में हम आपको कैसे बता सकें इन चीज़ों को।
kindly support us, and we are there for the information what we have to share with the whole world. Thank you.